जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। पिछले दिनों देश की राजनीति में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है और बिहार की एक रीजनल पार्टी है लोजपा, उसके नेता हुआ करते थे श्री रामविलास पासवान जी। उनका पिछले साल देहांत हो गया। तो जैसा कि हमारे देश की सभी रीजनल पार्टीज और इवन हमारी नेशनल पार्टीज भी आजकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह रन होती हैं। दादा, दादा के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद परपोता, उसके बाद उनके कुत्ते बिल्ली सब पार्टियां चलाते हैं। तो तब ऐसे ही रामविलास पासवान जी जब उनकी मृत्यु हुई तो इवन उनकी मृत्यु से पहले ही उनके बेटे ने पार्टी की कमान संभाल ली थी। और वैसे भी वो एक प्राइवेट परिवार की पार्टी थी जिसमें दो भाई, एक भतीजे और पहली पत्नी सी जो दो बेटियां हैं उनके दामाद, ये मतलब कुल मिला के मतलब वो एक घालमेल पारिवारिक चल रहा था। तो हुआ क्या था कि ये आज से करीब एक हफ्ता पहले लोजपा में रामविलास पासवान जी के जो भाई और उनके जो भतीजे थे उन्होंने पार्टी पे कब्जा कर लिया और चिराग भाई को जो है उनको संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया और 6 में से 5 सांसदों ने एक अलग गुट बना लिया और सीधे लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच के कि भैया हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, हमको अलग बैठने की व्यवस्था की जाए। कहने का मतलब वो पार्टी लेके अलग हो गए। अब इसके पीछे जेडीयू का हाथ बताया जा रहा है और चिराग ने ये आरोप लगाया है कि भाजपा मेरे साथ मेरी मुसीबत के समय खड़ी नहीं हुई। तो चलिए इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अब एक बात है कि हमारे देश में जो है ना लोकतंत्र बड़ा विचित्र लोकतंत्र है और मुझे नहीं लगता कि ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि हमारे देश में ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां, मतलब ज़्यादातर क्या, एक दो को छोड़ के सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बन के रह गई हैं जिसमें एक परिवार का शासन है, वो एक परिवार की पार्टी है और बाकी लोग तो उसमें बस यूं ही खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाच रहे हैं और बस उस पार्टी का अध्यक्ष अगर उस पार्टी वो जीतती है तो उनका सीएम उसी एक परिवार से आना है। और इसकी शुरुआत हमारे परम आदरणीय पूजनीय देश के प्रथम प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़ी पार्टी में ही कर गए थे साहब कि वो अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी अपने जीते जी बना गए थे। तो जब उसके बाद उन्होंने पार्टी पे कब्जा कर लिया इंदिरा जी ने, तो इंदिरा जी के बाद राजीव जी आ गए, राजीव जी के बाद सोनिया जी आ गई, अब सोनिया जी के बाद राहुल जी एंड प्रियंका जी आ गए। अब राहुल जी का कोई बेटा है नहीं तो प्रियंका जी का बेटा जो है वो रेहान वाड्रा जो है वो रेहान गांधी बन के उसने भी अब गांधी टाइटल अपना लिया है और वो अब पार्टी को आगे कमान संभालने के लिए उसको ग्रूम किया जा रहा है। मतलब ये गांधीज़ की, इन नकली गांधीज़ की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के ये कांग्रेस पार्टी रह गई है। अब सब जब कांग्रेस जो कि देश की सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी है उसमें अगर परिवारवाद चलेगा तो बाकी प्रदेशों में, बाकी रीजनल पार्टीज में क्यों नहीं चलेगा। आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया और उसको भारत की जनता ने स्वीकार कर लिया। इस पर विडंबना यह है कि आपने परिवारवाद किया और आपने अपनी निकम्मी औलादों को पार्टी की कमान सौंप दी और जनता ने उसे स्वीकार भी कर लिया। विडंबना यह है। और सब आपकी देखा देखी फिर पूरे देश में ये रोग फैल गया। अगर आप ऊपर से देखना शुरू करें ना, जम्मू कश्मीर से, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे साहब, पीडीपी उनकी पार्टी थी, वो मरे तो अपनी कमान जो है पार्टी की वो महबूब मुफ्ती को सौंप गए। फारूक अब्दुल्ला ने अपने जीते जी अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान जो है उमर अब्दुल्ला को सौंप दी है। उसके नीचे आ जाइए, अकाली दल तो अकालियों की पार्टी थी और बहुत पुरानी पार्टी थी, उसमें एक से एक धुरंधर नेता हुआ करते थे। पर उसके बाद बादल साहब ने उस पर कब्जा कर लिया, बादल साहब ने कब्जा किया, उसके बाद उनके बेटे ने कब्जा कर लिया, उनकी बहू ने कब्जा कर लिया, बहू के खानदान वाले पूरे परिवार ने कब्जा कर लिया।
आज वो बादलों की पार्टी बन के रह गई है। उसमें सिर्फ दो लोगों का डिक्टेट चलता है, 3 लोगों का, या तो बड़े बादल साहब या छोटे बादल साहब या उनकी बहू रानी सिमरत कौर बादल का। बाकी लोग तो उस पार्टी में बस बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन के नाच रहे हैं। सब पंजाब से थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, हरियाणा में लोकदल इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी पार्टी होती थी। ताऊ देवीलाल ने पार्टी की स्थापना की थी। ताऊ देवीलाल के सामने ही चौटाला साहब ने जो है पार्टी की कमान संभाल ली थी। चौटाला साहब के बाद उनके 2 बेटे हुए, अजय अभय, एक जेल चला गया, एक अभी भी पार्टी संभाल रहा है। उसके बाद 2 पोते आ गए साहब, हैं, दुष्यंत और दिग्विजय, और इनेलो 2 फाड़ हो गई। कहने का मतलब इनेलो पर देवीलाल एंड सन्स का कब्जा है, तब उनकी बपौती है, उनकी प्राइवेट निजी पार्टी है। हरियाणा से नीचे आ जाइए साहब, यूपी में देख लीजिए, हैं, मुलायम सिंह लोहिया की पार्टी थी, समाजवादी पार्टी, उस पर मुलायम सिंह ने कब्जा किया। मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे आ गए, उनके भाई आ गए, और अब तो मैंने सुना है कि मुलायम के खानदान को तो कुत्ता बिल्ली, उनके घर के बंधे हुए जो बैल है ना, वो भी सब पार्टी के नेता हैं। कुछ नहीं है तो ब्लॉक प्रमुख ही सही, जिला प्रमुख ही सही, कुछ नहीं तो कोऑपरेटिव बैंक वाले कोऑपरेटिव का पे ही कब्जा करके बैठे हैं। मतलब एक ज़माने में 36 या 38 लोग थे, केंद्र, राज्य, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सब मिला मिलू के, और जिला परिषद यावा मिला के 36 या 38 लोग थे पदों पे। और आज वो मुलायम सिंह यादव की निजी बपौती बन के रह गई है समाजवादी पार्टी। उसी की देखा देखी बहन जी ने शादी नहीं की, बहन जी का कोई परिवार है नहीं, पर अपने भाई और उन भतीजे को जो है पार्टी की कमान सौंपने की पूरी तैयारी चल रही है। और नीचे चले जाइए साहब, लालू जी थे, लालू जी के बेटे तेजस्वी आ गए, उनके भाई आ गए, और उसके बाद और कोई आ जाएगा। उधर चले जाइए एमपी में और राजस्थान में, चूँकि कोई रीजनल पार्टी है नहीं, सिर्फ बीजेपी ही है, कांग्रेस, और कांग्रेस तो खैर गांधियों की पार्टी है ही है। महाराष्ट्र में चले जाइए, शिवसेना इतनी ज़बरदस्त पार्टी थी, हिंदूवादी पार्टी थी। बाला साहब ठाकरे अपने जीते जी जो है बेटे और भतीजे में ये नहीं समझ पाए कि कौन योग्य है, किसको उसकी कमान संभालनी चाहिए। उद्धव ठाकरे को दे गए। उद्धव ठाकरे 1 नंबर के बकलोल निकले। भतीजा उनका जो था, उनका चचेरा भाई, वो ज़्यादा तेज तर्रार था, पर बाला साहब ने राज ठाकरे को पार्टी की कमान नहीं दी, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। वही पार्टी जो कल तक हिंदुओं की इतनी बड़ी खैर ख्वाह है, हिंदूवादी पार्टी मानी जाती थी, आज 5 टाइम नमाज पढ़ रही है महाराष्ट्र में। देख लीजिए क्या हालत है। उसके नीचे चले जाइए साहब, देवगौड़ा साहब की पार्टी में उनका बेटा उनकी कमान संभाल रहा है, पोता तैयार है संभालने के लिए। इधर चले जाइए आंध्र प्रदेश में, एनटीआर थे, एनटीआर की बेटी दामाद हैं, उन्होंने तेलुगु देशम संभाल रखी है। एमएम में चले जाइए, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने बाप की पार्टी एमएम थी, उसको संभाल रखा है। मतलब बपौतीवाद चल रहा है भाई। उधर उड़ीसा में चले जाइए तो जेबी पटनायक के बेटे नवीन पटनायक बैठे हुए हैं। उधर तमिलनाडु में चले जाइए तो वहाँ पे आपके करुणानिधि का पूरा खानदान मुलायम सिंह के खानदान की तरह, उनका भी कुत्ता बिल्ली बैल खांची पगहा है, पेड़ भी उनका जो है राजनीति में है। तो सब ये हमारे देश में इन लोगों ने ना लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया। और मैं तो इसको कहता हूँ ना कि दे आर ऑल द लकी स्पर्म्स, मतलब खुशकिस्मती से एक घर में पैदा हो गए और पार्टी बपौती में मिल गई। अब देखिए, पुराने जितने इनके बाप लोग थे, उन्होंने तो एड़ियां जमीन पर रगड़ी थी, जनता में जाके, देवर रियल लीडर्स। इनके जितने भी बाप लोग थे, बेटों को तो देवर ऑल बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। सब दिल्ली मुंबई और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। अपनी लोकल जनता से, अपनी इलेक्ट्रेट से कोई मतलब नहीं है। अपने प्रदेश की ज़मीन उन्होंने कभी नापी नहीं है। राजनीति को समझते नहीं हैं, राजनीति की बारीकियों को समझते नहीं हैं। तो बाप
के जाने के 10 साल के अंदर अंदर ये जितनी भी पार्टियां थी जिनको लकी स्पर्म या लकी पुसीज ने संभाला था, इनका 10 साल के अंदर क्या हश्र हुआ आप देख लीजिए। तो साहब यही हश्र लोजपा का हो रहा है। आप देखिए ना कि पिछला विधानसभा चुनाव चिराग पासवान ने अपने नेतृत्व में लड़ा, सारी स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बिहार में जेडीयू को एकदम मुखर विरोध करेंगे, और उन्होंने बहुत विरोध किया। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जेडीयू की तो 20-25 सीट का नुकसान कर दिया, पर खुद एक विधानसभा, एक विधायक की सीट पार्टी बन के रह गए। और कल का लौंडा जो दिल्ली में पला बढ़ा, जिसको बिहार की पॉलिटिक्स का एबीसी नहीं पता, सिर्फ अपने बाप की पार्टी पे कब्जा करके बैठा है, वो क्या राजनीति करेगा। और बिहार जैसे स्टेट की राजनीति है जिसमें बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर फेल हो जाते हैं, उसकी राजनीति चिराग पासवान करेंगे। तो ये हाल है साहब उनकी पार्टी का। अच्छा, चिराग पासवान की एक और बहुत बड़ी समस्या है, क्या है कि साहब रामविलास पासवान जी ने की थी 2 शादियां। उनकी बहुत बचपन में, जब वो मात्र 14 साल के थे, तो एक बिहार में शादी हो गई थी, जैसे कि सबकी हो जाती थी उस जमाने में 14 साल की उम्र। तो वो बेचारी एक ग्रामीण अनपढ़ महिला थी, उनसे उनकी 2 बेटियां हुई। तो ये 1981 में ये जबकि राजनीति में आ गए थे, तो साहब ये एक बार हवाई जहाज़ में ट्रैवल कर रहे थे, तो उसकी एयर होस्टेस से इनको लव एट फर्स्ट साइट हो गया। उस एयर होस्टेस को भी इनको देखते ही प्यार उमड़ आया। खैर सब प्यार है, सब किसी से भी हो सकता है। उसको रामविलास पासवान से हो गया। अब पता नहीं रामविलास पासवान से हुआ कि राजनेता रामविलास पासवान से हुआ, खैर जिससे भी हो गया। तो साहब उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया या नहीं दिया, पहली पत्नी को, ये सब हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, हमने तो दे दिया था। और वो रीना शर्मा, वो ऐसा कहा जाता है कि पंजाबी एक ब्राह्मण परिवार की वो कन्या थी, उनका नाम था रीना शर्मा, एयर होस्टेस थी, शायद एयर इंडिया में थी। तो उस एयर होस्टेस से उन्होंने शादी कर ली। अब साहब एयर होस्टेस तो एयर होस्टेस होती है ना, वो भी पंजाब की रहने वाली, दिल्ली की पली बढ़ी। तो सब उसको वो हमारे यहाँ ना बहुत पुरानी परंपरा है कि एक बीवी गांव में रहती है, एक शहर में रहती है। तो गांव वाली बेचारी बीवी जो है वो गांव में रह गई, उसकी 2 बेटियां थीं। ये शहर वाली बीवी जो थी ये दिल्ली में जो है इन्होंने रख ली। तो उससे साहब 2 बेटियां हुई, एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ। बेटे का नाम था चिराग पासवान। अब साहब चिराग पासवान की एक समस्या है कि वो शक्ल सूरत से अपने पिताजी पे नहीं पड़े, माँ पे पड़ गए। अब माँ उनकी साहब एयर होस्टेस थी, पंजाब की लड़की थी, एकदम गोरी चिट्टी है, बेहद खूबसूरत, लंबी, तीखे नैन नक्श वाली, जैसी कि एयर होस्टेस होती हैं। अब बेटा माँ पे पड़ गया। अब नाम बेशक चिराग पासवान है, पर साहब डीएनए पंजाब वाला है, शक्ल सूरत पंजाब वाली है। लड़का बेहद स्मार्ट था, खूबसूरत था, अंग्रेजी फर्राटे से बोलता था, भोजपुरी बोलनी आती नहीं थी। बाप के साथ जो तो तनी मनी सीख गया हो। तो साहब बेटा तो हीरो मटेरियल था, तो बॉलीवुड चला गया, बॉलीवुड में स्ट्रगल किया। अब ऐसे भाई टैलेंट तो है नहीं, वहाँ तो बहुत ही चलेगी नहीं। एक आध फिल्म किया, उसके बाद एक्टिंग वैक्टिंग आती नहीं थी, तो एक्टिंग में फेल हो गया। तो अब एक्टिंग नहीं आती थी, एक्टिंग में फेल हो गया, एक्टिंग से वापस आ गया, पर राजनीति में घुस गया। ये नहीं सोचा कि भैया राजनीति भी तो आनी चाहिए, ऐसे कैसे आप राजनीति में घुस जाओगे और सफल हो जाओगे। नहीं साहब, पर ये तो दे आर ऑल लकी स्पर्म्स, ये तो दे टेक एवरीथिंग। अपनी इलेक्टोरेट को तो वो ग्रांटेड लेके चलते हैं ना। तो उन्होंने मान लिया कि अरे हमारे बाप के का बंधुआ, हमारा वोटर तो हमारे बाप का बंधुआ मजदूर है, कैसे नहीं देगा वोट। तो सब इस तरीके से उन्होंने अपने बाप की पार्टी पे कब्जा कर लिया। पर चाचा ताऊ और भतीजे चचेरे भाई ने बगावत कर दी है। 6 में से 5 सांसद अलग हो गए हैं। अब तेजस्वी इन पे डोरे डाल रहे हैं कि आ जाओ बेटा, तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, तुम आ जाओ। पर साहब इसमें अभी एक पेच है। पेच ये है कि ठीक है, 5 सांसद तो ले गए पशुपतिनाथ पारस,
और संसदीय दल के नेता बन गए। लोजपा के अध्यक्ष थे चिराग, उनको हटा दिए। अब पार्टी में दो फाड़ हो गया, या ओरिजिनल लोजपा कहाँ गई, अभी ये चर्चा का विषय है, कहाँ जाएगी। अब सब सांसद चाहे जहाँ चले जाएं। दिक्कत यह है कि पार्टी को 25 लाख वोट मिला था पिछले लोकसभा में और 6 सीट जीती थी। सांसद चाहे जहां चला जाए, वोटर कहां जाएगा, समस्या यह है। सोचने वाली बात यह है। राजनीति यहां से डिसाइड होगी कि भाई सांसद तो आज है, कल नहीं रहेगा। लोकसभा का टर्म खत्म हो जाएगा, सांसदी चली जाएगी। जो 25 लाख लोजपा पार्टी का महत्व तो इसलिए है क्योंकि उनके पास लोकसभा में 25 लाख वोट था। अब सोचने वाली बात यह है कि वो 25 लाख वोट कहां जाएगा। वो चिराग के साथ रहेगा, वो पशुपतिनाथ पारस के पास चला जाएगा, या वो तेजस्वी ले जाएंगे, लालू जी के बेटे, चाहे जेडीयू ले जाएगी, चाहे बीजेपी ले जाएगी, आखिर वो 25 लाख कहीं जाएगा ना। तब उस 25 लाख वोटर का महत्व है, 5 या 6 सांसदों का महत्व नहीं है। पार्टी का जो बेस था, जनाधार था, लड़ाई तो जनाधार के लिए होनी चाहिए। और वो जनाधार किधर जाता है, सोचना यह है। अगर आपको याद हो कि 60s में इंदिरा जी ने भी तो यही किया था ना, इंडिकेट सिंडिकेट वाली जो लड़ाई थी। तब इंदिरा जी का गुट जो है इंडिकेट कहलाया, सिंडिकेट ने इंडिकेट को निकाल बाहर किया, तो सिंडिकेट सब सिंडिकेट रह गया। जनता जितनी थी, जो कांग्रेस के जो वोटर थे, जो कांग्रेस को वोट देते थे, वो सब इंदिरा गांधी के साथ चले गए। सिंडिकेट जो है सब आप लेके चाटते रहो अपनी पार्टी को, क्योंकि वोटर तो सारा इंदिरा गांधी के पास चला गया। और महत्व उसका होता है जिसके पास वोटर होता है। तो अब सब सोचने वाली बात यह है कि चाहे सांसद कहीं चले जाएं, वोटर किसके पास जाता है ये आने वाला समय बताएगा। पर भैया समस्या ये है कि चिराग पासवान जी एंड चिराग पासवान की पीढ़ी के ये जितने लकी स्पर्म्स हैं जो अपने बाप दादा की पार्टियों को संभाल रहे हैं, इनको जमीन पे उतर के थोड़ा अपने इलेक्टोरेट से जुड़ना होगा, जमीन की राजनीति को समझना होगा। दिल्ली में एसी ड्राइंग रूम्स में बैठ के ये लोग जो राजनीति करते हैं ना, उससे काम नहीं चलेगा। जो हाल ये जितने भी नए लौंडे आए हैं, इन्होंने अपने बाप दादाओं की पार्टी का जो हाल किया है, आप देख लीजिए अखिलेश यादव जी ने क्या हाल किया है अपने बाप की पार्टी का, वही हाल चिराग पासवान जी करेंगे अपने बाप की पार्टी का। और ये जितने भी परिवारवादी पार्टियां हैं, सब अगर आप अपनी पार्टी में असल लीडरशिप को इग्नोर करोगे, उनको मार के अपने इन नकारा निकम्मा बेटों को आगे बढ़ाओगे, तो सब कैसे लोकतंत्र चलेगा। फिर आप कहोगे कि साहब कमज़ोर विपक्ष होना बहुत नुकसानदायक है लोकतंत्र के लिए। अरे भैया, अब आपकी पार्टी की लीडरशिप भी क्या बीजेपी बनाएगी? बीजेपी ने तो कभी परिवारवाद किया नहीं, उसने तो एक से एक नए लीडर तैयार किए हैं। आप ये देखिए कि बीजेपी हर 3 साल में एक बड़ा लीडर तैयार कर देती है। आज से 5 साल पहले योगी जी एकदम छोटे से क्षेत्र में एक रीजनल लीडर थे, आज नेशनल लीडर बन के खड़ा हो गया। हेमंत विश्व शर्मा कल तक कोई जानता नहीं था जब तक कांग्रेस में थे, एक जूनियर मंत्री की हैसियत से कांग्रेस में सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहे। 5 साल के अंदर बीजेपी ने उनको जो है राष्ट्रीय स्तर का नेता बना के खड़ा कर दिया है। आज बीजेपी के पास 15 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो कि आने वाले समय में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बनने की हैसियत कुवत रखते हैं। तो जिन पार्टियों में इस तरीके से नई अच्छी कायदे की लीडरशिप, ऐसे लोग जो कि जन नेता हों, जो मासेस के लीडर हों, आज 5 साल के अंदर देखते देखते योगी जी मासेस के लीडर बन गए हैं। पहले योगी जी एक छोटे थे, गोरखपुर एरिया के छोटे से इलाके के एक नेता थे। आज योगी जी पूरे देश में
मासस के लीडर बन गए हैं। तो साहब आप इन जितनी भी मैं रीजनल पार्टीज है ना, इंक्लूडिंग कांग्रेस, तब आपका मुकाबला है बीजेपी से, और बीजेपी अपने अंदर से एक शानदार लीडर्स तैयार करती है, बाहर निकालती है। आप अपनी सारी लीडरशिप को किल करके अपने नकारा लौंडों को ऊपर निकालते हैं। तो सब आपके नकारा लौंडे बीजेपी की लीडरशिप का मुकाबला कैसे करेंगे? फिर आप कहोगे कि साहब हमारी दाल नहीं गल रही, ईवीएम हैक हो गई। अरे यार, तुम्हारे निकम्मे लौंडे जब तुम्हारी पार्टी संभालेंगे, चलाएंगे हैं, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं होगी? तो भैया, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी ईवीएम हैक ना हो, तो अपनी पार्टी में से सचमुच के लीडर्स निकालो। अपने निकम्मा नकारा सिल्वर स्पून पैदा लेके अय्याशी करते हुए और फर फर अंग्रेजी बोलने वाले लौंडों को पीछे करो, रियल लीडरशिप अपनी पार्टी के आगे करो, जिससे कि लोकतंत्र पुष्ट हो, आपकी पार्टी को अच्छी लीडरशिप मिले और आपकी पार्टी आपके मरने के बाद भी जिंदा रहे। नहीं तो वही हश्र होगा जो रामविलास पासवान के मरने के 6 महीने के अंदर लोजपा का हो गया। एक बहुत बड़ा लेसन है सारे देश की रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज के लिए कि रियल टैलेंट को नर्चर कीजिए, असली लीडरशिप को ऊपर आने दीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।